अपन अब कैपिटल बस्टिंग के एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक परियोजना की लागत 15,000 है, स्क्रैप वैल्यू 3,000 है, इसके हास एवं कर से पूर्व, हास एवं कर से पूर्व यानी इसके ओरिजिनल प्रॉफिट यानी बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स प्रथम 5 वर्षों में क्रमशः 3,000, 4,200, 4,800, 5,000 तथा 5,800 है। इनकम टैक्स की रेट 50% मानते हुए सीधी रेखा पद्धति से डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया जाता है। परियोजना की औसत प्रत्यय दर क्या होगी? तो उन्होंने अपन से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मांगा है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। देखिए, इनका जो पहले साल में कहें प्रॉफिट है वो 3,000 है, दूसरे साल में जो प्रॉफिट है वो 4,200 है, तीसरे साल में प्रॉफिट है वो 4,800 है, चौथे साल में 5,000 है और पाँचवें साल में 5,800 है। इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय मेरी पहली एडवाइस ये रहेगी कि आप ध्यान से देखना कि आपको पीबीडीटी दे रखा है या पीबीडीटी दे रखा है या पीबीटी दे रखा है या पीएटी दे रखा है या पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन दे रखा है, जिसको अपन कैश इनफ्लो बोलते हैं। इन चारों में से कोई सी भी चीज़ दी हुई हो सकती थी, तो बी रेडी फॉर ऑल। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में इसने साफ साफ कहा था, मैं फिर इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 15,000, रेसिडुअल वैल्यू 3,000, इनकम इन द फर्स्ट 5 ईयर बिफोर इट्स डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन एंड टैक्स से पहले इसको मैं कह देता हूँ ओरिजिनल प्रॉफिट इतने थे। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? तो डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। जैसे कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 15,000 का है और 3,000 रुपये इसकी रीसेल वैल्यू है। इसका मतलब है 12,000 रुपया ख़त्म हो जाएगा ओवर द लाइफ। 15,000 इन्होंने लगाया, 3,000 वापस मिल जाएगा, मतलब 12,000 ख़त्म हो जाएगा 5 साल में। तो इनका 2,400 रुपये का डेप्रिसिएशन हर साल होगा। तो पहले साल में 2,400, दूसरे साल में भी इतना, तीसरे साल में भी 2,400, चौथे साल में भी 2,400 और पाँचवें साल में भी 2,400 लगेगा। अभी आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखो प्रॉब्लम क्या है सीखने के साथ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। मैं कहता हूँ इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड थ्योरी आ गई तो आपको रास्ता तो पता होना चाहिए कि अपन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में करते क्या हैं। या और नहीं तो आप यही समझ लो कि अपने डेप्रिसिएशन निकालना सीख लिया, आप ये समझ लो कि प्रॉफिट्स को पढ़ा कैसे जाता है वो सीख लिया। तो 3,000 में 2,400 रुपये डेप्रिसिएशन में चले गए, बाकी बचे 600 रुपये। 600 रुपये में से आपका 50% टैक्स में चला गया, 300 रुपये आपके टैक्स में चले गए, आपके पास 300 रुपये बचे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 4,200 में से 2,400 रुपये डेप्रिसिएशन में गए, 1,800 बचा, 1,800 में से 900 टैक्स में गया, बाकी 900 रुपये बचा। 4,800 में से 2,400 गए, सेम रिजल्ट 2,400, 4,800 में से 2,400 गया, 2,400 बचा, 2,400 में 50% यानी 1,200 रुपये टैक्स में गया, बाकी 1,200 रुपये बचा। 5,000 में 2,400 डेप्रिसिएशन में गया तो बाकी 2,600 बचा, उसमें से 1,300 रुपये 50% टैक्स में चला गया तो बाकी 1,300 रुपये बचा, यानी 50% टैक्स में बच गया। और 5,800 में से 2,400 गया तो 3,400 बचा, 3,400 का 50% 1,700 टैक्स में गया तो 1,700 रुपये बचा। कि सर इसमें पैट में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक नहीं करेंगे जैसे आपने वीडियोज़ में समझाया था? नहीं, जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो पैट पे चलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे चलता है। बाकी सारे इस मेथड के अलावा बाकी सारे मेथड कैश फ्लो पे बेस्ड होते हैं, कैश इनफ्लो पे बेस्ड होते हैं। उसमें डेप्रिसिएशन का ऐड बैक किया जाता है, इसमें ऐड बैक नहीं करेंगे। अब आप एक काम करो, 300 और 900 1200, 1200 और 1200 2,400, 2,400 और 13 3,700, 3,700 और 1,700, 3,700 और 1,700 हो गया 5,400। भले वापस जोड़ दो, 17 और 13 30, 30 और 12 42 और 9 51 और 3 5,400। 5,400 रुपये का प्रॉफिट कमाया अपन ने 5 साल में। तो अपन एक एवरेज बना लो, अपना एवरेज बना 1080, 5,400 प्रॉफिट्स हैज़ बीन अर्न इन 5 ईयर्स। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 1080। अब अपन ये सीखो कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे बनाते हैं। आपने शुरू में प्रोजेक्ट में 15,000 इन्वेस्ट किया, तो 15,000 और इसकी रीसेल वैल्यू है 3,000, इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो। तो 15 और 3 को जोड़ा तो 18,000 आया, डिवाइड किया तो 9,000 आया। हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट 9,000 कहलाएगी। बाकी सारे मेथड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है, इस मेथड में एवरेज इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है। तो एवरेज पैट एवरेज इन्वेस्टमेंट, इसलिए जो रेट बनती है उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने 9,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 1080 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 100,
सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3 9 एकम 9 यस 12%। तो हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 12% आई है। तो इसे आप एक क्वेश्चन मत समझिए, इसे आप सीखिए कि छोटे छोटे अपन ने इसमें 3-4 क्वेश्चन सीख लिए। 12% इसका आंसर है, बी विल बी आंसर। ठीक है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परियोजना की लागत 50,000 रुपये है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये है, जीवन काल 5 साल का है, हास व कर से पूर्व डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले वार्षिक औसत आय 16,000 है, टैक्स की रेट 50% है। अब आप इसमें गौर कीजिए और पिछले वाले क्वेश्चन में गौर कीजिएगा। क्वेश्चन लगभग सेम दिखता है, लेकिन इसमें आपके प्रॉफिट हर साल 16,000 है। पिछले बार आपके 5 साल के प्रॉफिट थे तो हर साल अलग अलग प्रॉफिट हो रहे थे, लेकिन इस बार आपके प्रोजेक्ट तो 5 साल का है, लेकिन हर साल आपको 16,000 रुपये की इनकम होगी। तो भले आप चाहें तो जैसे यहाँ 16,000 लिखा, 16,000 लिखा, लेकिन 5 बार लिखने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि हर साल का वही रिजल्ट है, तो इसलिए मैं एक ही साल में लिखूँगा। तो 16,000 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा पहले साल में। डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो डेप्रिसिएशन के लिए आप जानते हो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में सीखी हुई बात यहाँ काम आती है कि 50,000 हमारी कॉस्ट है, 10,000 हमारी स्क्रैप वैल्यू है, 40,000 रुपये ख़त्म हो जाएगा, 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, तो 8,000 डेप्रिसिएशन हो गया। रिपीट, 50,000 रुपये अभी लगाए, 10,000 हमें वापस मिल जाएंगे, 40,000 ख़त्म हो गए, 40,000 में हमने मजा लिया 5 साल, तो डेप्रिसिएशन हो गया 8,000। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन असेट्स। असेट को यूज़ करने की कॉस्ट है 8,000 रुपया। तो 16,000 में से 8,000 डेप्रिसिएशन में गया, बाकी बचा 8,000 रुपया। 8,000 में से 50% टैक्स में चला गया, 50% टैक्स में चला गया, यानी 4,000 रुपये। तो बाकी आपके पास बचा 4,000 रुपये। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन करूँगा या नहीं करूँगा, डिपेंड्स ऑन मेरा कौन सा मेथड है। अब के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अदायगी अवधि निकालनी है। अदायगी अवधि को हिंदी में पुनर्भुगतान अवधि कहते हैं, अंग्रेजी में पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं। पे बैक मेथड में या लगभग सारे मेथड में, एवरेज मेथड को छोड़ के लगभग सारे मेथड में आपको कैश इनफ्लो की ज़रूरत होती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैट के अंदर डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन के 8,000 रुपये वापस जोड़ेंगे, तो हमारे पास जो कैश इनफ्लो है वो 12,000 जनरेट हो रहा है। मैं एक आपको इसके कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप समझना। बेसिकली हमारे व्यापार में 16,000 जनरेट हो रहा है हर साल। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे हमारा 16,000 जनरेट हो रहा है। और गौर करने वाली बात है कि हमारा इसमें से 4,000 रुपये टैक्स में जा रहा है और 12,000 रुपये हमारे पास ही है। ठीक है। तो इस 12,000 को आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस 12,000 को यूँ बोलते हैं कि दिस इज़ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी एक यूनिक टर्म है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ये वाला टेबल आप अच्छे से याद कर लो, ये वाला सीक्वेंस आप अच्छे से याद कर लो कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स का मतलब है अभी तक हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया, टैक्स भी नहीं लगाया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब होता है कि हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, टैक्स लगाना बाकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है कि हम डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों लगा चुके हैं। और ये एक टर्म है, जब हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं तो इसका मतलब है हमारे प्रॉफिट ये ऐसे हैं जो आफ्टर टैक्स है बट बिफोर डेप्रिसिएशन है। खैर 12,000 का कैश इनफ्लो हर साल जनरेट होगा। आप चाहो तो 5 बार लिखो, चाहे एक ही बार लिखो, बात तो समझ में आई गई कि हमारा 12,000 का कैश इनफ्लो हर साल जनरेट होगा। अब ये देखना होगा कि हमने इनिशियली कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि हमें अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है तो पता तो हो कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है। तो आंसर है कि हमने 50,000 इन्वेस्ट किया है। वेल 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया है और हर साल हमारा 12,000 रुपया रिकवर होता चला जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 12 लाइक 48 हो जाएगा। 4 साल तो ये हो गए। उसके बाद बाकी 20 बचेगा ऊपर, तो 12 एकम 12, फिर 80 बचेगा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, फिर 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, फिर 12 छिंग 72 आता रहेगा। तो यू कैन से 4.17 ईयर हमारी कॉस्ट रिकवर होने में 4.17 ईयर लगेगा, यानी 5 साल का तो कुल ही प्रोजेक्ट है। मतलब अगर रियल में कोई मुझसे रियल लाइफ में पूछे तो मैं बोलूँगा ऐसे प्रोजेक्ट को करने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुल प्रोजेक्ट 5 साल चलने वाला है, उसमें भी 4 साल तो हमारी कॉस्ट रिकवर करने में लग जाएगा। तो लास्ट के 8 9 10 महीने हम कमाएंगे, तो क्या ही मतलब है ऐसे उसको करने का। खैर 4.17 ईयर इसकी पे बैक पीरियड कहलाएगी। ठीक है। वेल नेक्स्ट है परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा यदि प्रारंभिक विनियोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000 है
रोकड़ अंतर्वाह 10,000 है 3 वर्ष तक। 1 रुपये का वार्षिकी सारणी के अनुसार वर्तमान मूल्य 8% की रेट से 2.577 है। ठीक है, इसका मतलब अपन समझें, शुरू से बातें करें। हमने किसी प्रोजेक्ट में 25,000 रुपया लगाया है ना, और ये प्रोजेक्ट हमें पहले साल में 10,000 कमाई देगा, दूसरे साल में 10,000 कमाई देगा और तीसरे साल में 10,000 कमाई देगा। ठीक है, अब यूँ देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट हमें टोटल मिला के 30,000 रुपये की कमाई देगा। और अगर कोई बिल्कुल बुद्धि ना लगाए तो वो सोचेगा कि हमने 25,000 लगाया और हमको 30,000 मिला तो हमारे को 5,000 का फ़ायदा हुआ। मोटे तौर पे ये सही भी है, लेकिन आपको 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है और आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनाने हैं। वो वैसे कैसे बनते हैं? 8% का मतलब होता है 8/100, जिसका मतलब होता है 0.08। तो वैसे तो आपको पहले 1/1.08 करना होगा, फिर आपको 1/1.08 की पावर 2 करना होगा और तीसरी बार 1/1.08 की पावर 3 करना होगा। इस तरह से आपका ये पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनेगा, फिर ये दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनेगा और ये तीसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनेगा। लेकिन इतना सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की जो टोटल आएगी, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, वो अपने को दे रखा है, और वो अपने को दे रखा है 2.577। ठीक है, तो अब आप इसको इंडिविजुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये जो दे रखा है इसको डायरेक्ट यूज़ कर लो। 10,000 रुपया मल्टीप्लाई 2.577, इसको आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यू विल गेट 25,770 रुपया। तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली करने जैसा है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं वो है 25,000 रुपये, और हमारे पास जो वैसे इनफ्लो सोचा जाए तो वैसे इनफ्लो हमारे पास 30,000 आ रहा है, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू को देखा जाए तो वो प्रेजेंट वैल्यू 25,770 है, फिर भी वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब हम 770 रुपये प्लस में हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जो हमारा इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 25,770 है, और हमारा जो हमारा जो आउटफ्लो है दैट इज़ 25,000 रुपया। तो हम 770 पॉजिटिव हैं। तो अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आती है तो वो करने जैसी है। मतलब ये प्रोजेक्ट 8%, अगर हमें कहीं से पैसा 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में उठाना पड़ता है तो भी ये प्रोजेक्ट करने जैसा है। मतलब हमें किसी भी सोर्स से पैसा मिलता है और 8% सोर्स से मिलता है, या हमारी कम से कम 8% कमाने की इच्छा है, तो ये प्रोजेक्ट आपको 8% से ज़्यादा ही कमा के देगा। जितनी आपके मन में रेट सोच रखी है उससे आपको ज़्यादा ही कमा के देगा। तो 770 आपका, अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है तो प्रोजेक्ट करने जैसा होता है। 770 इसका आंसर रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं। इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं। कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं। टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे, ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं।
आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद कुछ थ्योरी क्वेश्चन देखें। अब आपको मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ लिखा है पूंजी बजटन, कैपिटल बस्टिंग। अब सामने लिखा है प्रत्याय की समय समायोजित दर अपरिवर्तनीय लाभ लागत के पूंजी व्यय नियोजन। तो कैपिटल बस्टिंग में अपन क्या करते हैं? कैपिटल बस्टिंग में अपन ये सोचते हैं कि अपन किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, यानी अपन ये प्लानिंग करते हैं कि हम एक भारी भरकम खर्चा करें या ना करें। तो प्लानिंग के लिए वर्ड आता है नियोजन, और भारी भरकम खर्चे को बोलते हैं पूंजी व्यय। तो कैपिटल बस्टिंग में एक तरह से अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जिसको अपन कैपेक्स बोलते हैं प्यार से या शॉर्ट में फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसको बोला जाता है कैपेक्स। इसके थ्रू हम कैपेक्स की प्लानिंग करते हैं। तो आपका ए जाके 4 के साथ मैच हो गया। उसके बाद है लाभप्रदता सूचकांक, जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर आपको याद हो, जब मैंने नोट्स बताए थे तो कैसे किया था, इसमें आप ऊपर तो लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और नीचे लिखते हैं आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ऊपर यानी जो आवक होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखी जाती है, और नीचे जो जावक होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखी जाती है। अब सामने क्या क्या ऑप्शन है? प्रत्याय की समय समायोजित दर अपरिवर्तनीय है लाभ लागत। तो देखो, इसको टेक्निकली समझो तो ये लाभ लागत है। ऊपर तो जो आ रहा है उसे लिखा जाता है, और नीचे जो लग रहा है इसको एक तरह से बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जीवन में कभी भी कोई निर्णय करना हो ना, तो आपको हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हर डिसीजन लेने से उसके कुछ फ़ायदे होते हैं और उसकी कुछ कॉस्ट होती है। तो डिसीजन कौन सा सही माना जाता है? जिसमें बेनिफिट ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। ठीक है, तो दोनों को देखना पड़ता है। कोई सा भी डिसीजन एक तरफा होता ही नहीं कि जिसमें बेनिफिट ही बेनिफिट हो, कॉस्ट ना हो। ना ही कोई डिसीजन ऐसा होता है खर्चा ही खर्चा हो, बेनिफिट कुछ ना हो। मात्रा का अंतर होता है। तो इसलिए हमें बहुत स्मार्टली सोचना होता है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी तो जो रेवेन्यू आता है हम उसका एनालिसिस करते हैं, और जो लग रहा है उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये जाके इसके साथ कनेक्ट होगा। तो आपका जो बी है वो आपका थर्ड के साथ कनेक्ट होगा। इसके बाद प्रत्याय की आंतरिक दर, जो आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल और रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये एक तरह से क्या है? प्रत्याय की समय समायोजित दर। इट इज़ अ टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जिस भी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का ध्यान रखा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें इंटरेस्ट फैक्टर को ध्यान रखा जाता है, या कहें मुद्रा के समय मूल्य को ध्यान रखा जाता है, तो वो एक तरह से समय समायोजित प्रत्याय दर होती है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ अ एक तरह का टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये अब आपका जैसे सी जो है वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूंजी निवेश निर्णय, इसमें बहुत सोच समझ के निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये रूटीन डिसीजन नहीं है। एक बड़ी मशीन लगाना, एक बड़ी फिल्म बनाना, एक बड़ा ठेका लेना है या नहीं, एक दुकान डालनी है या नहीं, ये बड़े एक मकान लेना है या नहीं, ये बड़े डिसीजन होते हैं, और ये नॉर्मली इरिवर्सिबल होते हैं। ये सब्जी खरीदने जैसा नहीं है कि आप एक सब्जी खरीद के आ गए, 50 रुपये की सब्जी खरीद ली, गलत आ गई तो दुकान से जाके दूसरी सब्जी ले ली। यहाँ पे आप 50 लाख का प्लॉट खरीदते हो, 5 करोड़ की दुकान डालते हो, 50 करोड़ की फिल्म बनाते हो, तो बनानी है या नहीं बनानी है उससे पहले बहुत डीपली एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज सच डिसीजन आर इरिवर्सिबल। ये लगभग अपरिवर्तनीय होते हैं। आप वापस बैक टू पवेलियन या वापस बैक टू स्क्वायर वन तुरंत वापस नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे चीज़ें कई बार गलत डिसीजन की वजह से पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, बन भी जाती है, ख़राब भी हो जाती है। तो इसीलिए ये एक तरह से अपरिवर्तनीय निर्णय होते हैं। तो आपका डी जाके 2 के साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरह से अपने कनेक्ट कर लिया। मैं एक बार इंग्लिश में बोल रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग इज़ अबाउट प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके थ्रू हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम एक तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ अ टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पूंजी निवेश निर्णय यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। तो अब आप देखो सी के साथ 1 मैच होना चाहिए। तो यहाँ जो आ रहा है सी के साथ 2 आ रहा है, यहाँ भी सी के साथ 2 आ रहा है, सी के साथ मुझे 1 चाहिए। जैसे मैंने यहाँ देखा था, सी के साथ 1 चाहिए, डी के साथ 2 चाहिए। तो सी के साथ 1 चाहिए, डी के साथ 2 चाहिए। इसके अलावा मुझे बी के साथ 3 चाहिए, बी के साथ 3 चाहिए, और ए के साथ ऑटोमेटिक 4 चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा सी। इसमें मेरे सारे ऑप्शन सही ठिकाने पे हैं। इसके बाद है कहता है विच वन रेफर्स टू कैश इनफ्लो अंडर द पे बैक पीरियड मेथड। इस पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी कैश इनफ्लो आएगा तो इसका मतलब होता है पैट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे। तो या तो इस तरह से आंसर बोलना। अगर इसे टेक्निकली टर्म दिया जाए तो उसको बोलेंगे ये हैं ऐसे प्रॉफिट जिनको हम कह सकते हैं
आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ऐसे प्रॉफिट्स को हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। तो पहला ऑप्शन है कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, इसको तो अपन PBDT बोलते हैं, तो ये तो नहीं है। कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसको अपन PAT बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, तो इसको तो अपन PBT बोलेंगे। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, ये बिल्कुल सही है। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, तो इसका आंसर डी होगा, पांचवे का आंसर डी होगा। इसके बाद बोलता है वाइल मेकिंग कैपिटल बजटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन द, हम प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं जब कैपिटल बजटिंग के हम एडवांस मेथड या आजकल जो मेथड चल रहे हैं जिसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मेथड्स कहते हैं, वो DCF मेथड्स में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग को ध्यान रखते हैं या प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग को ध्यान रखते हैं कि दोनों को ध्यान रखते हैं। तो बेसिकली हम प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग को ध्यान रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, देखो मैं एक बार फिर बोलता हूँ, जो आज 100 रुपया है वो एक साल के बाद 110 हो जाएगा। अगर अपन 10% की रेट ऑफ रिटर्न को माने तो जो चीज़ आज 100 रुपया है वो एक साल बाद 110 हो जाएगी। अब इसी चीज़ को मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, आप समझिएगा। फ्यूचर वैल्यू 110 है, ये वाली लिखी मैंने, फ्यूचर वैल्यू 110 है तो प्रेजेंट वैल्यू 100, यानी यानी इसका मतलब होता है फ्यूचर में जो चीज़ 110 की है वो आज 100 रुपये की है। वापस को 1 रुपये में रखते हैं, एक है तो यहाँ आ जाएगा 100/110, और फ्यूचर के 100 रुपये, फ्यूचर में 100 रुपये रखा, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आता है आपका लगभग 90 रुपये 90 पैसा, 0.9090, यानी 90 रुपये 90 पैसा। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो 100 रुपये मिलता है अगर डिस्काउंटिंग करके देखें तो वो आज के 90 रुपये 90 पैसे के बराबर है। यानी हम फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू की डिस्काउंटेड वैल्यू को पकड़ते हैं। इसका मतलब हमारे जो DCF मेथड है वो प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पैसा लगता है वो आज का लग रहा है और जो हमें मिलता है रिटर्न वो फ्यूचर का मिल रहा है। तो फ्यूचर का 100 रुपया दिखने में 100 का नोट होता है पर उसके अंदर 100 रुपये की ताकत नहीं होती है, तो उसके अंदर उसकी ताकत को समझने के लिए उसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अंडर द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV मेथड में आप क्या करते हैं, पहले तो मैं मन में जैसे ही क्वेश्चन आता है सोच लेता हूँ। NPV मेथड में हम जो कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं और जो हमारा कैश आउटफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, दोनों की हम प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। कहता है अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अ प्रोजेक्ट मे बी सिलेक्टेड इफ़ इट्स NPV इज़ पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही है। अ प्रोजेक्ट मे बी सिलेक्टेड इफ़ NPV इज़ 0, ये भी सही है, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊँ, मेरी जो इनफ्लो आई थी वो आई थी 25,770 और मेरा जो आउटफ्लो था वो है 25,000। क्वेश्चन था 8% के रेट ऑफ रिटर्न पे, तो ये मेरा 770 आया, पॉजिटिव आया, तो मैं ये प्रोजेक्ट कहूँगा यस ये प्रोजेक्ट करने जैसा है। अगर सपोज़ करो मेरी इनफ्लो वैल्यू 25,000 रुपये आती और मेरी आउटफ्लो वैल्यू भी 25,000 आती और मेरा NPV 0 आता तो भी ये प्रोजेक्ट करने जैसा है। क्यों? तो आप कहेंगे फिर इसमें क्या फ़ायदा हुआ, इसमें फ़ायदा तो है ही है, मतलब ये 8% की रेट ऑफ रिटर्न पे ब्याज लेकर ये प्रोजेक्ट करने जैसा है। मतलब अगर आपने 8% जो रेट होती है ना वो एक तरह से समझो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है या एक तरह से वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन 8% है तो जब तक योजना पॉजिटिव दे रही है तो इसका मतलब है आपके एक्सपेक्टेशन से वो ज़्यादा दे रही है। अगर आपका NPV 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है वो एग्जैक्ट उतना ही दे रही है जितना एक्सपेक्टेशन है। और अगर अगर NPV नेगेटिव आती है तो उसका मतलब होता है कि आपका प्रोजेक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम दे रहा है। तो तीसरे केस में आपको उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो पहला और दूसरा मेथड है जहां आपके एक्सपेक्टेशन मीट हो रहे हैं या आपके जैसे आपने अपने बच्चे से मान लो उम्मीद लगा रखी है 85 नंबर लाना, एग्ज़ाम में वो जा रहा है, आपने उम्मीद लगा रखी है 85 नंबर लाना, तो अगर वो 85 ले आया है तो तुम दुखी होगे खुश होगे? खुश होना चाहिए भाई, जितना कहा उतना तो लाया ही है। अगर वो 88 ले आए तो और खुश हो जाओ क्योंकि एक्सपेक्टेशन से और आगे ले आया। लेकिन अगर कम लाया तो थोड़ा नाराज़ होना बनता है, फिर आप उसको बोले आइसक्रीम मत खिलाना, साइकिल मत दिलाना, मोटरसाइकिल मत दिलाना। बात यह है, तो आप दो केसेस में प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर सकते हो। अगर NPV पॉजिटिव है तो भी, इवन NPV 0 होने पे भी वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है, इसलिए उसे हाँ बोलना है, ठीक है, C आंसर होगा। इसके बाद है इन केस ऑफ प्रोजेक्ट विद डिफरेंट कैश आउटले
डैश डैश इज़ मोर यूजफुल। अब आप इसको समझो। सपोज आपके सामने ए प्रपोज़ल है। ए प्रपोज़ल में आपकी 40,000 रुपये की कॉस्ट लगने वाली है और इससे आपको NPV 10,000 मिलने वाला है। आपका बी प्रोजेक्ट है, उसमें आपकी कॉस्ट 1,00,000 रुपये है, ठीक है, और इसमें आपको 1,20,000 मिलने वाला है, यानी यूँ कहो कि आपको 20,000 रुपये पॉजिटिव मिलने वाला है। इसमें आपको 40 लगा के 50,000 मिलने वाला है और 10,000 फालतू मिलने वाला है। और सी प्रोजेक्ट में आपको 2,00,000 रुपये लगाकर 2,30,000 मिलने वाला है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ए, बी और सी 3 प्रोजेक्ट हैं, तो आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करोगे? तो कोई तो कहेगा सर मैं सी सेलेक्ट करूँगा। क्यों करेगा? क्योंकि बोलेगा सर सी में देखो, सी में ना अपने को हाईएस्ट NPV मिल रहा है, इसमें 2,00,000 के मुकाबले अपने को 2,30,000 मिल रहे हैं, यानी 30,000 फालतू मिल रहे हैं, ठीक है। इस वाले को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि वो कहेगा इसमें 20 ही मिल रहे हैं। मैं अगर पूछूं ए क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो वो कहेगा मुझे 10,000 ही मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए इन तीनों में जो कैश आउटफ्लो है वो डिफरेंट है। पहले प्रोजेक्ट में आपका कैश आउटफ्लो मात्र 40,000 है, दूसरे में 1,00,000 है, तीसरे में 2,00,000 है। अगर अपन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें आपको 2,00,000 रुपये लगाकर 2,30,000 रुपये मिल रहा है, यानी एक का 1 रुपया 15 पैसा। सॉल्व करें तो 1 रुपया 15 पैसा। दूसरे प्रोजेक्ट में आपको 1,00,000 रुपये लगाकर 1,20,000 मिल रहा है, यानी 1 रुपये के बदले 1 रुपया 20 पैसा। और पहले प्रोजेक्ट में आप देखो तो आपको 40,000 रुपये लगाकर 50,000 रुपये मिल रहा है। सॉल्व करो तो 1 रुपया 25 पैसे। यानी वैसे अगर आप हाईएस्ट NPV को पकड़ें, इन जनरल हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अबंडेंस हो, अबंडेंस मतलब प्रचुरता हो, बहुत सारा पैसा हो, तो हमें अगर बहुत सारा पैसा है तो तीनों ही प्रोजेक्ट्स हाँ कर लेने चाहिए। और अगर हम तीनों प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमें हायर NPV पे जाना चाहिए। लेकिन अगर वैसे एक बार देखें, एक तरह से इसका क्वेश्चन पूछने का सेंस ये था कि अगर 3 प्रोजेक्ट में अलग अलग कैश इनफ्लो हो, 3 प्रोजेक्ट में अलग अलग कैश आउटफ्लो हो, तो क्या करना चाहिए? तो एक तरीका होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कंसिडर करो कि कौन कौन आपका पैसा वसूल करवाता है ना। जिसको अपन जैसे कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो हम बोलते हैं पैसा वसूल हुआ या नहीं, यानी जो मैंने लगाया मुझे वो मिला या नहीं, वैल्यू फॉर मनी था या नहीं। आपने मेरा कोर्स परचेज़ किया तो आपने कोर्स के अंदर पैसे लगाए, मान लो 2,500 5,000 जो भी लगाया आपने, फिर आपको जो बदले में कंटेंट मिलेगा तो आप फिर आपके मुंह से निकलेगा या मन में निकलेगा कि यार मेरा पैसा वसूल हुआ या नहीं। तो यहाँ आपका पैसा अच्छे से वसूल हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कैश आउटफ्लो हो तो फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को भी कंसीडर करना चाहिए। तो लाभप्रदता सूचकांक विधि सी इसका आंसर होगा। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बस्टिंग इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस। कैपिटल बस्टिंग जो आप ये चैप्टर कर रहे हो, हम तो बेसिकली बीच में से चैप्टर शुरू कर देते हैं, पर रियल में क्या होता है ये 5 चीज़ें होती है। एक होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, एक होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, एक होता है प्रोजेक्ट जनरेशन, एक होता है फॉलोअप और एक होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आता है। सपोज करो मेरे दिमाग में आइडिया आया, सपोज करो कि मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स बनाऊंगा, तो ऑनलाइन कोर्स बनाऊंगा, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया। फिर मेरे को पता लगा इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे पता लगा कि इसके लिए एक कंप्यूटर चाहिए, एक कैमरा चाहिए, एक अच्छा सा माइक चाहिए और चार पांच छोटे मोटे सॉफ्टवेयर चाहिए, और इसमें जमा मान लीजिए 2,00,000 रुपये खर्चा है। तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2,00,000 रुपये हो गई, ये मेरे दिमाग में आया। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है प्रोजेक्ट जनरेशन, या समझिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब ये आइडिया तो आ गया, फिर अपन क्या करते हैं उसका वैल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि यार ये 2,00,000 रुपये मैं लगाऊंगा, अभी लगाया तो है नहीं, सोच रहा हूँ कि 2,00,000 रुपये लगेगा। फिर मैं सोचूंगा इससे क्या होगा, इससे कोर्स बनेगा, अच्छा कोर्स बनेगा, फिर इतने में बिकेगा, इतना खर्चा होगा, मतलब बिकेगा, कुछ खर्चा भी होगा, इतना मेरे को प्रॉफिट बचेगा। और इस तरह से मैं सोचूंगा कि वो जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा है, कम अच्छा है, 2,00,000 रुपये लगाने जैसा है या नहीं। तो आप ना अप्रेजल, एक वर्ड होता है मूल्यांकन, जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनका प्रमोशन करने से पहले उनका अप्रेजल किया जाता है, मतलब उनको देखा जाता है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, इनका इसका प्रमोशन करना चाहिए या नहीं। तो हम भी यहाँ योजनाओं का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि योजना में पैसा लगाने वाले हैं हम, 2,00,000 रुपये छोटी रकम नहीं होती। तो हम उसका योजना का वैल्यूएशन करेंगे, प्रोजेक्ट का अप्रेजल करेंगे। उसके बाद उसके बाद हमारे दिमाग में कई तरह तरह के आइडियाज़ आएंगे, तो फिर हम उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे दिमाग में आ सकता है कि भाई
कोर्स बनाना है, चलो ये तय है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि छोटे सेटअप के साथ बनाया जाए, कंप्यूटर ऐसा ले लिया जाए, कैमरा माइक ऐसा ले लिया जाए। एक ये हो सकता है कि मैं सोचूँ कि मैं पैनल बोर्ड ले लेता हूँ जिसमें करीबन 3 लाख रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। मैं ना मोबाइल से शूटिंग ना करके कैमरा DSLR से शूटिंग करूँगा, माइक में ऐसा ना लेके वैसा लूँगा। तो मतलब बहुत सारे, देखो कोर्स क्रिएट करना है, कोर्स क्रिएट करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगेगा तो आप उसमें से सिलेक्शन करते हैं, तो प्रोजेक्ट का इसका सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद एक बार सिलेक्शन हो गया, फिर आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर आप फॉलो अप लेते हैं कि जो आपने सोचा था वो सारा सही हुआ या नहीं, चीज़ें आपकी निशाने पे लगी या नहीं। तो सबसे पहले दिमाग में विचार की उत्पत्ति होती है, फिर उस विचार का या उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट या बहुत सारे विचारों में से किसी एक का सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन करने के बाद प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर देखा जाता है एक समय के बाद कि हमारी चीज़ें सही हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि गलत जा रही है तो भी अपन गलत चलाए जा रहे हैं। कुछ लोग जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ठीक है आपने निर्णय कर लिया सब कुछ सोच के शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, पर फिर ये तो देखो कि आप पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, घाटे में जा रहे हो फ़ायदे में जा रहे हो, चीज़ें सही जा भी रही हैं कि नहीं जा रही हैं, तो ये आपको फॉलो अप करना होगा। तो आपका जो सीक्वेंस रहा वो रहा सबसे पहले 3 फिर 2, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी, ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी लाइन थी और वो लाइन थी ड्रीम ड्रीम ड्रीम, थिंक थिंक थिंक, देन एक्शन एक्शन एक्शन। पहले कोई सपना सोचो, क्या करना चाहते हो उसको सोचो, नौकरी धंधा स्टार्टअप, क्या करना चाहते हो, ठीक है। पहले एक ड्रीम आप मन से पूछो अपने, किस में आप अच्छे हो, क्या करना चाहते हो, फिर उसके बारे में सोचो और एक बार जब सोच लिया तय कर लिया फिर लग जाओ काम पे, एक्शन एक्शन एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू। तो जो मनी की टाइम वैल्यू, मुद्रा के समय मूल्य का ध्यान रखता है, वो आधुनिक विधियाँ होती हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ये आपकी आधुनिक विधि है, इसको अपन मॉडर्न बोलते हैं, ये मॉडर्न मेथड है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी मॉडर्न मेथड है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये ट्रेडिशनल मेथड है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी मॉडर्न है। तो ये ऑड वन आउट भी हो सकता है, यानी जो अलग है विषम है उसे अलग कर लो। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए मैंने जब वीडियो बनाए थे तो पहले वीडियो में मैंने परंपरागत विधियों के बारे में बताया था, तीनों परंपरागत विधि, और अगले वाले मेथड में जो मॉडर्न मेथड थे टोटल 4 थे, ठीक है। आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और एक हमने थोड़ी सी बात की थी डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। इसको आप यूँ याद कर सकते हो कि सबसे पहले अपन ने पे बैक मेथड से ही पढ़ना शुरू किया। पे बैक मेथड, पोस्ट पे बैक मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये तीनों आपके ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और ये चारों आपके मॉडर्न मेथड या इनको DCF टेक्निक बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स बोलते हैं। तो आपने ऑड वन आउट को पहचान लिया, सी आंसर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जैसे अपन PGT TGT कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी, और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी CA साइड की होती है, CA वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल, आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना वो प्रैक्टिस का रहता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे?
जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगा था व्हाट्सएप पे, आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं तो आप सिंपली व्हाट्सअप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जैसे आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। वेल, नेक्स्ट है, इन केस द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल अंडर द कैपिटल रेशनिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज। वेल, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन में लिया था कि आपके एक प्रोजेक्ट में 40,000 रुपये लग रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में आपके 1 लाख रुपए का आउटफ्लो की ज़रूरत है और एक प्रोजेक्ट में आपका 2 लाख रुपए का आउटफ्लो है, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि इसमें 40 के मुकाबले 50 मिल रहे थे, इसमें 1 के मुकाबले 120 मिल रहे थे और इसमें 2 के मुकाबले आपको 230 मिल रहे थे। तो मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपका पैसा अबंडेंस में है, बहुत पैसा बहुत सारा है, तो आप ऐसा करो 3,40,000 रुपये लगाओ और ये तीनों प्रोजेक्ट में पैसा लगा लो। इन तीनों प्रोजेक्ट को यस कर दो ताकि आप 10 और 20, 30, 60,000 रुपये कमाएंगे। तीनों प्रोजेक्ट के लिए यस कर दो। लेकिन अगर आपका कैपिटल की अबंडेंस नहीं है, सपोज करो तुम्हारे पास कुल 1.5 लाख रुपये है, तो बताओ 1.5 लाख का क्या करोगे? तो 1.5 लाख में आप कहोगे सर मैं ए और बी लगा दूंगा। तो अगर वाकई में प्रोजेक्ट डिविजिबल हैं तो फिर आपको ये करना चाहिए कि पहले सबका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल दो। जैसे इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था 1.25, इसका था 1.2 था इसका, और इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था 1.15। तो सीक्वेंस वाइज सबसे पहले आपको 40,000 रुपये इसमें लगाना चाहिए। सपोज़ आपके पास थोड़ी देर के लिए मान लेते 1 लाख रुपया है, तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि पहले 40,000 रुपये आपको इसमें लगाना चाहिए और फिर बचा हुआ 60,000 रुपये आपको इसमें लगाना चाहिए। और सपोज़ करो आपके पास 1,60,000 रुपये है, तो मैं कहूँगा कि पहले 40,000 इसमें लगाओ, फिर 1 लाख रुपये इसमें लगाओ और बचे हुए 20,000 रुपये इसमें लगाओ। आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट तो 2 लाख का है, लेकिन वो डिविजिबल है, यानी आप उसके अंदर थोड़ा पैसा भी लगा सकते हो। इसी को बोलते हैं कि योजना विभाजनीय है। अगर ऐसा है तो पैसे का सदुपयोग करने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अपने एक एक रुपए का काम में लो, एक एक रुपए को बहुत ही स्मार्टली लगाओ, जहाँ से उसकी वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा मिलती है। एक का जहाँ 1.25 मिल रहा है तो पहले पैसा वहाँ लगाओ,
फिर जहाँ 1 रुपया 20 पैसे और 1 रुपया 15 पैसे मिल रहा है तो पहले पैसा वहाँ लगाओ जहाँ से 1 रुपया 20 पैसा मिल रहा है। फिर भी पैसा बच रहा है तो उसको फालतू मत रहने दो, उसको भी लगा दो ताकि एक का 1 रुपया 15 पैसा तो मिले, 20,000 रुपये लगा के 23,000 तो मिले। तो ये अपन को करना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ। तो आप सोचो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का सूत्र क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी जो हमारे पास आएगा उसको बोलते हैं इनफ्लो, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और जो पैसा हमने गया, कभी कभी इसकी जगह लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनिशियली जो पैसा लगता है वही हमारा आउटफ्लो है। मैं समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ। सपोज़ करो 40,000 रुपये आपने अभी लगाया और हमारे पास जो टुकड़ों टुकड़ों में पैसा आया उसकी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है। हमने जो लगाया वो 40,000 है और जो हमारे पास आया वो 50,000 है। सॉल्व करने पे आया 1.25:1। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज़ अ रेशियो बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इज़ द रेशियो ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू, जहाँ टू आता है वहाँ अपॉन होता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसने ऊपर लिख दिया, जबकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे लिखना चाहिए, तो ये वाला गलत है। सेकंड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टू की जगह आपको पढ़ना है अपॉन का साइन। मैंने रेशियो वाले चैप्टर में सिखाया था आपको कि जहाँ टू आता है वहाँ पे आपको अपॉन का साइन रीड करना है। तो ये बिल्कुल सही बैठ गया ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो हो गया। और कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, अब यहाँ वर्ड देखो लिखा है ना कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पैट निकाल लिया और पैट के अंदर वापस डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, जिसके लिए मैंने कहा ये टर्म भी यूज़ कर सकता है वो। अभी ऑप्शन पढ़ने बाकी हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ये टर्म के लिए आपको याद करना है। तो ऑप्शन दे रखा है कि ये हम निकालेंगे कैश रेवेन्यू में से कैश खर्चा निकाल के इसको होल्ड पे रखते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चा निकाल के इसको, ये तो हटा दो, ये तो गलत दे रखा है। कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स में से एक्सपेंस हटा के, और लास्ट लिख रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ के और टैक्स को लेस करके। बिल्कुल यही करेंगे अपन। देखो प्रॉफिट जो इसने लिखा है मैं बस उसको आगे पीछे लिख रहा हूँ। इसने लिखा प्रॉफिट, इसमें से प्रॉफिट में से पहले टैक्स हटाएंगे और वापस डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। प्रॉफिट में से टैक्स हटाएंगे तो पहले पैट आ जाएगा, पैट में डेप्रिसिएशन को दोबारा जोड़ देंगे तो आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो इसी को इसने नाम दिया कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। वेल, when evaluating capital investment proposals, time value of money is used in the technique। वही वाले क्वेश्चन है, जब अपन कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन करते हैं तो मनी की टाइम वैल्यू को किस में याद यूज़ किया जाता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यस, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में नो, पे बैक पीरियड में नो, नन ऑफ दीज गलत। इसने बोला किस में टाइम वैल्यू का ध्यान रखा जाता है, तो आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसमें टाइम वैल्यू का ध्यान रखा जाता है। वेल, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन, ये अब कुछ मेथड बताएगा जिसमें अपन पूंजीगत प्रस्तावों का मूल्यांकन व चयन करते हैं। विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोड कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इनमें से कौन कौन से DCF मेथड्स पे आते हैं, खरे उतरते हैं? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ये आपका एक DCF मेथड है। पे बैक पीरियड मेथड नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपका DCF मेथड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपका DCF मेथड है। तो आपका कोड बना 1, 3 and 4। यस, 1, 3 and 4, 1, 1, 3 and 4। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4। ठीक है, सॉरी, आप देख लीजिए इसका आंसर बी आ जाएगा, वे 1, 3 and 4 इज गिवन। वेल, अगला क्वेश्चन है इफ़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न द प्रोजेक्ट विल बी। आराम से सपोज करो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाली, मैंने उसको 10% पे रख के देखा, 10% पे वो सिलेक्ट हो गई, 15% पे रख के देखा वो सिलेक्ट हो गई, 20% पे सिलेक्ट करके रख के देखा रिजेक्ट हो गई। फिर मैंने उसका एक फार्मूला लगाया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसका फार्मूला लगाया, तो इसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आई 18%। तो यानी इस प्रोजेक्ट से मेरे को 18% कमाई हो सकती है। अब सपोज़ करो आपकी KE, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सपोज़ आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो ये प्रोजेक्ट करने जैसा है। इसे आम भाषा में समझो। आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास एक आइडिया है। उस आइडिया से आप हर साल 18% कमा सकते हो। और अगर आप बाज़ार से पैसा लेने जाओगे तो बाज़ार में पैसा 12% में मिल जाएगा। तो आपको वो काम करना चाहिए या नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ, इसमें क्या सोचने की बात है। क्योंकि अगर उस प्रोजेक्ट से हमारे को 18% कमाई हो सकती है, और गारंटीड 18% कमाई हो सकती है, और अगर उसके लिए पैसा हम लेंगे तो उसके लिए हमें 12% चुकाना पड़ेगा, तो भी 6% हमको बचेगा, तो ये प्रोजेक्ट हमको करना है। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी इंटरनल और रेट ऑफ रिटर्न जो है, अगर आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो के से, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे अगर ज़्यादा है तो आपको वो योजना करनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए। देखो, ये जो कहते हैं ना, ट्रेडिशनली कहा जाता है उधार नहीं लेना चाहिए, उधार लेके काम नहीं करना चाहिए। वो है तो सेफ साइड्स के लिए ठीक है कि उधार नहीं लोगे तो टेंशन नहीं होगा, इसलिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप एक्स जगह से पैसा लेकर उसको लगा सकते हो और वाई जगह से ज़्यादा कमा सकते हो, तो आपको एक्स जगह से बोरो करना चाहिए। बोरो करने का मतलब होता है पैसा उठाना। मतलब आप उधार लेना हो सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट किसी से पैसा लेना हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रोजेक्ट से मिलने वाली कमाई का रेट ज़्यादा है, प्रोजेक्ट में होने वाली कमाई ज़्यादा है, और प्रोजेक्ट के लिए जो आप कॉस्ट खर्च करने वाले हो वो कम है, तो वो प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए। ठीक है। तो यदि आंतरिक प्रत्याय दर जो है वो वांछित प्रत्याय दर से अधिक होगी तो परियोजना को स्वीकार करना चाहिए। ए इसका आंसर होगा। द प्रोजेक्ट विद डैश डैश पे बैक पीरियड इज एक्सेप्टेड अंडर द पे बैक पीरियड मेथड। मैं आपसे सरल से पूछता हूँ, अगर आप सीए करते हो और आपकी कॉस्ट 5 साल में वसूल होती है, अगर आप डॉक्टरी करते हो तो आपकी कॉस्ट 12 साल में वसूल होती है, किस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे? तो अगर यही एक क्राइटेरिया है कि भाई, तो फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट जल्दी वसूल होती है। यानी पे बैक पीरियड मेथड में सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होता है कि जिसका पे बैक पीरियड कम है। पे बैक पीरियड का मतलब है जिसमें हमारी कॉस्ट वसूल होती है। तो अगर हमारी कॉस्ट 5 साल में ही वसूल हो जाती है तो हम उसे प्रायोरिटी देंगे 12 साल के मुकाबले। यहाँ पे तो अपने को 12 साल लग जाएंगे अपनी कॉस्ट वसूल करने में, और यहाँ 5 साल में ही हमारी कॉस्ट वसूल करनी होगी। तो पे बैक पीरियड में जिसकी अवधि शॉर्टर, SHORTER या ST, जिसकी अवधि शॉर्टेस्ट होती है, जिसकी अवधि सबसे छोटी होती है, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इफ़ कैपिटल बजटिंग डिसीजन एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अ प्रोजेक्ट विल क्वालिफाई फॉर एक्सेप्टेंस। आप ऊपर रखते हैं इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, और नीचे रखते हैं आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऊपर है 1 लाख रुपये, नीचे है 80,000 रुपये, सॉल्व करने पे आया 1.25, तो ये यस है। अगर कभी भी आपका आंसर 1 और अबव 1 आता है, कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आपका आंसर 1 आता है, 1 का मतलब रुपया वसूल, और 1 और अबव ज़्यादा पैसा वसूल, तो आपको वो प्रोजेक्ट करना चाहिए। ठीक है। इसे यूँ समझ लो सरल भाषा में, आपने कुछ लोग मूवी देख के आ रहे हैं और आपने पूछा भाई कैसी मूवी है, तो उन्होंने कहा पैसा वसूल। ठीक है। तो मतलब वो फिल्म देखने जैसी है। आप फिल्म देख के बंदा निकला और उससे आपने पूछा कैसी पिक्चर है, उसने बोला सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, सुपर डुपर हिट, मतलब उसको बहुत मज़ा आ गया। उम्मीद है फिर आपको भी मज़ा आएगा, तो भी आपको फ़िल्म देखनी चाहिए। लेकिन अगर उसने आके बोला डाउन, बंडल मूवी नहीं देखना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका पीआई का मान 1 आता है या 1 से ज़्यादा आता है, तो वो प्रोजेक्ट हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसने बोला पीआई का मान 0 से कम हो, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया। पीआई का मान 1 से कम हो, पीआई का मान 0 से ज़्यादा हो, नहीं, जैसे अब पीआई का मान लीजिए 0.75 आया, तो इसका मतलब है कि हमें रुपए में से 12 नहीं वसूल हुआ। हमें तो प्रोजेक्ट को तभी लेना है जब पीआई का मान 1 या 1 से ज़्यादा हो। तो इसका डी सही है। डी में भी ये ज़्यादा सही है, यानी पीआई, इन्होंने तो ये दिया है पीआई इज़ मोर देन 1, मैं कहता हूँ पीआई इज़ इक्वल टू और मोर देन 1, तो आपको उसको हाँ करना चाहिए। इन कैपिटल बस्टिंग अगर आपको ने एक वर्ड सुनना पड़ जाए, कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग का मतलब है आपके पास प्रचुरता नहीं है, आपके पास अबंडेंस नहीं है, आप सारे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा सकते,
आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, और रियल लाइफ में लिमिटेड पैसा ही होता है। किसी भी इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सके। तो उसको अपना पैसा स्मार्टली लगाना होता है, ऐसे प्रोजेक्ट में लगाना होता है जहाँ उसका पैसे से ज़्यादा वसूली हो। ठीक है, तो कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या होता है? दैट नो रिटेन अर्निंग्स, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। द लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल, यस। कैपिटल राशनिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिमिटेड फंड्स अवेलेबल हैं, तो इसका आंसर बी होगा। इफ़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ 10,000 एंड द एनुअल कैश इनफ्लो इस 3500 रुपया इन द फर्स्ट ईयर, 4000 इन द सेकेंड ईयर, 5000 इन द थर्ड ईयर, 6000 इन द फोर्थ ईयर, देन व्हाट विल बी द रीपेमेंट पीरियड, या इसको अपन बोलते हैं पे बैक पीरियड। तो ये तो बड़ा आसान है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कॉमन सेंस से देखो, आपने किसी प्रोजेक्ट में 10,000 रुपये लगाया और पहले साल में आपके 3,500 वसूल हो गए, तो आप अभी तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे हो। दूसरे साल में आपके 4,000 वसूल हो गए, तो 2 साल में आप 7,500 तक पहुँच गए। तीसरे साल में आपके 5,000 रुपये वसूल हो रहे हैं, यानी 3 साल होते होते आपके 12,500 वसूल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 2 साल में तो आपके पूरे पैसे वसूल नहीं हुए, लेकिन 3 साल में पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो 2 साल तो आपको लगेंगे। 2 साल तक आप 7,500 रुपये कमा चुके होंगे, तब आपको बाकी 2,500 रुपये कमाने का दिमाग में होगा। किस तरह, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली 10,000 रुपये लगाए ना, 10,000 लगाए तो 7,500 तो हमने कमा लिए, तो बाकी हमारे मन में जो चल रही है वो है कि 2,500 और मिल जाए। जबकि थर्ड ईयर आपको 5,000 रुपये देगा, तो आपको पूरा थर्ड ईयर ख़त्म होने का वेट नहीं करना है। थर्ड ईयर आपको 5,000 देगा, आपको तो बस 2,500 रुपये निकालने हैं अपने। तो 1/2 यानी 2.5 साल, 2.5 यानी 2.5 साल में हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं अनइवन कैश इनफ्लो। आपका पहले कैश इनफ्लो 3.5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, तो कम ज़्यादा हो रहा है। तो अनइवन कैश इनफ्लो में अब मैंने बताया था कि आपको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाना चाहिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका पैसा लगभग किस 2 अवधियों के बीच में वसूल हो जाएगा। तो आपका पैसा 2 साल में तो नहीं, 2 और 3 साल के बीच यानी 2.5 साल में कवर हो जाएगा। कहता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड पे बैक पीरियड मेथड आर द पार्ट ऑफ। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी पुराना ट्रेडिशनल मेथड होता है, पे बैक पीरियड मेथड भी पुराना ट्रेडिशनल मेथड होता है। ये एनपीवी के पार्ट नहीं है, ये डीसीएफ के पार्ट नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड के पार्ट हैं। जी हाँ, ये ट्रेडिशनल मेथड्स के पार्ट हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड मेथड यानी डीसीएफ मेथड। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ अ डीसीएफ मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज़ अ डीसीएफ मेथड, अर्निंग पर शेयर भी ऐसा नहीं है। अर्निंग पर शेयर में भी हाँ, मुद्रा के समय मूल्य का ध्यान नहीं रखा जाता। तो बी एंड सी, बी और सी, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर बी है। देख लेते हैं नीचे, हाँ बी दे रखा है ना। हिंदी में भी क्वेश्चन है, निम्न प्रस्ताव, वापस बोल रहा हूँ, निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मुद्रा के समय मूल्य पर आधारित है। तो जो आंतरिक प्रत्याय दर है और जो लाभ सूचकांक विधि है, ये दोनों विधियाँ आपकी मुद्रा के समय मूल्य का ध्यान रखती है। 2-3 क्वेश्चन और हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एनपीवी मेथड्स आर, ये क्या है? ये डीसीएफ टेक्निक्स हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, दीज आर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। इसका आंसर बी आएगा। वेल, पे बैक पीरियड कैन बी फाइंड आउट बाय द यूज ऑफ द फॉर्मूला इफ़ एनुअल कैश इनफ्लो आर कॉन्स्टेंट। अगर आपके कैश इनफ्लो कांस्टेंट है, जैसे हर साल 10,000 कमाई हो रही है, तो बड़ा आसान है पे बैक पीरियड निकालना। आप ये देख लो कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है और डिवाइडेड बाय आप लिख दो कि आपका कैश इनफ्लो कितना है। फॉर एग्जांपल, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये है और आपका पर एनम कैश इनफ्लो 10,000 है, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा 3 साल में वसूल हो जाएगा। तो अगर आपका कांस्टेंट या कहें इवन, अनइवन नहीं, इवन स्पीड से कैश फ्लो हो रहा है, तो कितना समय पे बैक पीरियड में लगेगा? तो बहुत आसान है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, ऐसे आप कर लीजिए। तो इसने ऑप्शन दिया कि हमें फिक्स एसेट में फिक्स लायबिलिटी का भाग लगाना चाहिए,
इस तरह का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी का भाग लगाओगे तो आप करंट रेशियो पे पहुंच जाओगे, जो कि इस चैप्टर की तो चीज़ ही नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में एनुअल कैश इनफ्लो का भाग लगाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल इस फॉर्मूले को लगाने पे हमें हमारा पे बैक पीरियड मिल जाएगा, पुनर्भुगतान अवधि मिल जाएगी, कितनी अवधि में हमारा पैसा वसूल होगा ये हमें पता लग जाएगा। वेल, फॉर्मूला फॉर नेट कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़, सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाओ, इंटरेस्ट हटाओ, टैक्स हटाओ। इस चैप्टर में नेट कैश इनफ्लो के ऊपर भी तीसरी बार से क्वेश्चन पूछा है, ये फॉर्मूला तो नहीं है, ठीक है। सेल में से ऑपरेटिंग खर्चा हटाओ तो सर इससे क्या आ जाएगा, इससे एक तरह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को जोड़ो, ये बिल्कुल सही है। कैश इनफ्लो बनाने का यही तरीका है कि आपका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें आप डेप्रिसिएशन जोड़ दो, इसका आंसर सी होगा। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और भी क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम हर जगह हैं, उनको कीजिए। डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना, ठीक है।